आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस को। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपने Q&A थ्रेड में पोस्ट किए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आर्यन तिवारी की तरफ से है। तिवारी जी पूछ रहे हैं कि क्यों भारतीय थल सेना मेक इन इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही है और वो रशियन सिस्टम्स जैसे कि T-90, AK-203 या कामोव हेलीकॉप्टर क्यों अक्वायर कर रही है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है। जो रशियन टैंक्स हैं वो इस समय भारत में बनाए जा रहे हैं। चेन्नई के पास में एक जगह है जिसको आवड़ी कहा जाता है, यानी कि आर्मर्ड व्हीकल एंड एम्यूनेशन डिपो ऑफ इंडिया, और ये सारे टैंक चाहे T-90 हो या अर्जुन टैंक यहीं पर बनते हैं। वहीं अगर बात की जाए AK-203 की, तो इसकी फैक्ट्री अमेठी में लगाई गई है और इन गन्स को भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और क्लासनिकोव मिलकर बनाएंगे, यानी कि ये भी मेक इन इंडिया के तहत ही बन रही हैं। और रही बात कामोव हेलीकॉप्टर की, तो ये हेलीकॉप्टर भी HAL के साथ में मिलकर बनाया जाएगा, यानी कि मोरोलेस ये सारे के सारे प्रोग्राम मेक इन इंडिया के तहत ही हैं। लेकिन अगर इनको आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के हिसाब से देखा जाए तो इन सबके देसी अल्टरनेटिव मौजूद हैं, चाहे वो अर्जुन टैंक हो, तिरछी असॉल्ट राइफल हो, SSS डिफेंस की गन्स हो, अस्त्र डिफेंस की गन हो या HAL की तरफ से बनाया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो। ये सारे सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण करते हैं और कहीं ना कहीं आर्मी की तरफ से इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अगर इंडियन आर्मी की तुलना की जाए भारतीय वायुसेना या नौसेना के साथ में, तो इंडियन आर्मी की आज की तारीख में अप्रोच जो भारतीय वायुसेना की 5 साल पहले अप्रोच थी, कुछ उसी तरीके से है। वायुसेना की अप्रोच कुछ इस तरीके से थी कि पेपर में जो लिखा हुआ है सिस्टम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, यानी कि GSQR जो सेट कर दिए गए हैं चाहे वो रियलिस्टिक हो या ना हो, सिस्टम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और उसके चलते काफी ज्यादा डिले हुई थी। इस तरीके के चेंज लीडरशिप से ड्राइव होते हैं। अगर भारतीय वायुसेना के चेंजेस को देखा जाए तो अभी के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के आने के बाद में जो ये देसी वेपन्स को लेकर पुश आया है वो फील किया जा सकता है, और इस तरीके के चेंजेस लीडरशिप से आते हैं। और जब भारतीय थल सेना की लीडरशिप चाहेगी तो ये चेंजेस भारतीय थल सेना की अप्रोच में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्षितिज चौहान का है। क्षितिज पूछ रहे हैं कि भारत सेकेंड हैंड मिराजेस क्यों नहीं लेता। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जिस तेजी से कम हो रही है उस हिसाब से ये काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आज की तारीख में इस फाइटर जेट के ऑपरेटर्स को आप देखेंगे तो UAE और ताइवान के अलावा किसी और देश के पास इन फाइटर जेट की बड़ी फ्लीट नहीं है, और UAE ने अपने मिराज 2000 ऑलरेडी अपग्रेड कर लिए हैं। वहीं अगर बात की जाए ताइवान की, तो वो लोग भी अपने फाइटर जेट्स नहीं बेच रहे हैं। ग्रीस ने रफाल अक्वायर करना शुरू कर दिया है और वो लोग भी अपने फाइटर जेट इस समय नहीं बेचने वाले। तो उस हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास में इस समय सेलर्स नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना इजिप्ट के मिराज 2000 अक्वायर कर सकती है। उनके पास लगभग 20 यूनिट में मिराज 2000 हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है। मिराज 2000 के कंपैरिजन में तेजस मार्क 1A टेक्नोलॉजिकली बेहतर एयरक्राफ्ट होगा। इस फाइटर जेट में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगा होगा। मिराज 2000 की माइका मिसाइल की कंपैरिजन में इस फाइटर जेट में एक लॉन्गर रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होगी, यानी कि टेक्नोलॉजिकली ये सिस्टम काफी ज्यादा सुपीरियर होगा। हालांकि रेंज के हिसाब से मिराज 2000 इससे बेहतर सिस्टम होगा। सो ओवरऑल इस समय मिराज 2000 के सेलर्स नहीं हैं, और क्योंकि आने वाले समय में तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है, उस हिसाब से भारतीय वायुसेना को पुराने मिराज 2000 की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आमिर चंद का, और आमिर चंद पूछ रहे हैं कि क्यों भारतीय नौसेना जमवार्ड क्लास टाइप के सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल नहीं कर रही है। देखिए, अगर US नेवी की बात की जाए तो उन्होंने 32 ऐसे सिस्टम्स प्लान किए थे, जिनमें से 29 सिस्टम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, और केवल ऐसे 3 शिप्स US नेवी अपने बेड़े में रखेगी और बाकी बची हुई रिक्वायरमेंट आर्ली बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर से पूर्ण की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं कन्वेंशनल शिप्स पर US नेवी वापस आ रही है। और जब इतने ज्यादा बजट के साथ में US नेवी इस तरीके के प्रोग्राम को सस्टेन नहीं कर पाई, तो वर्ल्ड की कोई और नेवी इस तरीके के प्रोग्राम को सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगला क्वेश्चन है अंशुल जैन का। अंशुल पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, यानी कि ऊपर लेकर जाएगा। इसका सीधा साधा आंसर है हाँ। अगर आप आत्मनिर्भर भारत पुश को देखें तो इसके तहत भारत इंपोर्ट को कम करेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, और इसके वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भारत में होंगी उससे भारतीय इकोनॉमी को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है विनोद तिवारी का। तिवारी जी पूछ रहे हैं कि क्या भारत को अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना चाहिए। वेल, सबसे पहली चीज US अपने कैरियर्स नहीं बेच रहा है,
लेकिन अगर इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम यूएस की तरफ से भारत को दिया जाएगा और जब भारतीय नौसेना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बनाया जाएगा तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रशांत शुक्ला का है। शुक्ला जी पूछ रहे हैं MiG-27 को MiG-21 से पहले क्यों रिटायर कर दिया गया। उनके कहने का मतलब है कि जब MiG-27 MiG-21 के बाद बनाया गया था तो एक कंपैरेटिवली नए एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन पुराने MiG-21 को आज भी यूज किया जा रहा है। देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि MiG-21 को काफी आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है और इसको मेंटेन करना काफी ज्यादा आसान है। MiG-23 और MiG-27 स्विंग विंग एयरक्राफ्ट थे, यानी कि इनके विंग्स आगे और पीछे हो सकते थे, जिसके वजह से इनका मेंटेनेंस काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। वहीं इनके इंजन्स के साथ में भी थोड़ी परेशानियां थी। इन सब चीजों को देखते हुए इन दोनों फाइटर जेट्स को जल्दी रिटायर कर दिया गया था। वहीं MiG-21 में रेडार लगाकर, नए एवियोनिक्स लगाकर इनको अपग्रेड किया गया है। इस कमेंट के पीछे मैं आपका इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पास में की हुई गलतियां आज हमारे सामने खड़ी हैं और इसी वजह से आज की तारीख में हम लोग इस फाइटर जेट को रिटायर नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है D36 का। D36 पूछ रहे हैं कि मलेशियन MiG-29 का क्या हुआ और इनकी यूनिट कॉस्ट क्या होने वाली है। देखिए, मलेशियन MiG-29 तेजस की डील के साथ में लिंक्ड है और अगर मलेशिया LCA तेजस खरीदता है तो भारत MiG-29 और पाम ऑयल मलेशिया से खरीदेगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले इन फाइटर जेट्स को लेकर कुछ और अपडेट पब्लिक डोमेन में आए थे। रशिया की तरफ से मलेशिया को एक ऑफर दिया गया है। इस ऑफर के तहत रशिया मलेशिया के Su-30 MKM और MiG-29 अक्वायर करेगा, जिसके बदले मलेशिया रशिया से Su-57 और MiG-35 खरीदेगा। हालांकि इस चीज को लेकर नेगोशिएशन कहां पर है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ईशान प्लेज लाइव का। ईशान पूछ रहे हैं कि भारत ने 272 यानी कि 272 Su-30 MKI क्यों अक्वायर किए। उनके हिसाब से भारत को 200 Su-30 MKI और 72 मिराज 2000 लेने चाहिए थे। देखिए, अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो भारतीय वायुसेना इन 272 Su-30 MKI के अलावा 150 मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर जेट चाहती थी। इनिशियली ये रिक्वायरमेंट मिराज 2000 के अराउंड ही बनाई गई थी, लेकिन डिले के चलते ये रफाल के अराउंड बनी और आज भी ये डील कहीं ना कहीं फंसी पड़ी है। ये 272 Su-30 MKI का नंबर और मिराज 2000 का नंबर आपस में इंटरलिंक नहीं है। हाँ, अगर इस चीज को लेकर मैं डिसीजन ले रहा होता तो शायद लास्ट के 72 फाइटर जेट Su-35 होते, जिसकी डिलीवरी के बाद में ये जो पहले 200 Su-30 MKI बने थे उनको इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जा सकता। हालांकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये अप्रोच काफी बेहतरीन होती, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से ये भारत सरकार को काफी महंगी पड़ती और शायद इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हालांकि अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना ने इस चीज का पूरा इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन है शी जिनपिंग का। शी पूछ रहे हैं शुड इंडिया परचेस S-500, यानी कि क्या भारत को S-500 खरीदना चाहिए। अगर आप भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम को देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली उसी कैटेगरी का सिस्टम है और जब आपके पास अपना खुद का सिस्टम है तो नेचुरली आप उसी क्लास में दूसरे सिस्टम को अक्वायर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आलोक सिंह का। आलोक पूछ रहे हैं कि पुरानी मिसाइल्स का क्या किया जाता है। आमतौर पर जो भी सिस्टम डिकमीशन किए जाते हैं उनको कैनिबलाइज कर लिया जाता है, यानी कि उनके पार्ट्स को यूज कर लिया जाता है और जिन चीजों को रीयूज नहीं किया जा सकता उनको डिस्पोज किया जाता है। पुराने हथियारों को डिस्पोज करना एक स्पेशलाइज सर्विस है और इन कामों के लिए एक स्पेशलाइज कंपनी होती है। अगला क्वेश्चन है अभिनव कुमार ठाकुर का। ठाकुर साहब पूछ रहे हैं कि तेजस BVR कॉम्बैट में पीछे क्यों है और क्या भारत 5th-6th जनरेशन फाइटर जेट बना पाएगा जैसे कि F-22, J-20 और Su-57। देखिए, LCA तेजस के साथ में अस्त्रा इंटीग्रेशन चल रहा है और आने वाले कुछ समय में ये मिसाइल इस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए लॉन्गर रेंज IWER मिसाइल की तो ये ऑप्शन भारत के पास हमेशा अवेलेबल है और क्योंकि तेजस के साथ में डर्बी मिसाइल ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, उस हिसाब से IWER इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा। रही बात 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की, तो भारत AMCA प्रोग्राम पर ऑलरेडी काम कर रहा है और ये फाइटर जेट कहीं ना कहीं उसी लीग का फाइटर जेट होगा जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपके बाकी क्वेश्चंस का आंसर अगले एपिसोड में दिया जाएगा।